और कैसे हैं? ठीक हैं, मस्त, खुशहाल रहें। चलिए आइए टॉपिक पर शुरू करते हैं। टॉपिक पर शुरू करने के पहले एक बार हमारे साथ बोलिए जय हिंद। तो पाषाण काल आप सभी को विदित होगा। पाषाण काल को 3 चरणों में सर जॉन लुबाक ने बांट दिया है 1965 में, 1965 में। इसके पहले 1963 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान पर हैंड एक्स एक प्राप्त किया, जिसे कुल्हाड़ी के नाम से जाना जाता है। कुल्हाड़ी जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं, तो उसे प्राप्त किया। वो पत्थर का था। किससे बना हुआ था? स्टोन से बना हुआ था, पाषाण से निर्मित था। तो पाषाण काल को इन्होंने 3 चरणों में बांटा है। एक का नाम है पुरा पाषाण काल, जिसे पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे का नाम है नव पाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो देखिए क्या है पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल, स्टोन एज, स्टोन एज, ये पाषाण काल है, स्टोन एज है। इसको 3 चरणों में बांट दिया गया है। एक का नाम है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे का नाम है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसे हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो ये पूरा पाषाण काल को हम लोग पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, पूर्व पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूरा पाषाण काल, जिसे पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको 3 चरणों में क्यों बांटा है और किसने बांटा है, किस आधार पर बांटा है? तो इसको बांटा किसने है? सर जॉन लुबाक ने, सर जॉन लुबाक, सर जॉन लुबाक ने बांटा है। और इन्हें लॉर्ड एवेरी के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड एवेरी के नाम से भी जाना जाता है। और कब बांटा है? मैंने बताया ये बांटा कब है इन्होंने? 1865 ईस्वी में। कब बांटा है? 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सर जॉन लुबाक ने इन्हें लॉर्ड एवेरी के नाम से जाना जाता है, 1865 में बांटा। और बांटा जो आधार है, बांटने का आधार जो बेस इन्होंने बनाया है, देखिए सभी लोग जानते होंगे इस युग में यदि बात करें, इस युग में यानी कि पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन आखेटक था, केवल आखेटक, ओनली शिकारी प्रवृत्ति का था। केवल शिकार करते थे ये लोग। कैसा था? शिकारी युग था, केवल शिकार करते थे। इसको आखेटक भी कहते थे, आखेटक। और ये ऐसा नहीं है पूर्णता है, पूर्णता शिकारी है। इसका मतलब मानव जो है, जो औजार बनाता था केवल पत्थर का बनाता था। और यहाँ पर जो पत्थर के औजार मिले हैं, वो पत्थर के औजार अनगढ़ हैं, बहुत कम गढ़े हुए हैं। अर्थात जैसे पत्थर प्रकृति में मिला, उसी पत्थर को उठा करके जानवर पर फेंक दिया
और जानवर मर गया, उसका इन लोगों ने भोजन कर लिया। इन लोगों को अभी शुरुआती चरण में कोई ज्ञान नहीं था, अनभिज्ञ थे। ठीक, तो एक तो पत्थर का औजार, दूसरा उनका जीवन पूरा का पूरा शिकारी युग बांटने के पीछे एक कारण। दूसरा, अगर यहाँ पर देखेंगे इस मध्य पाषाण काल में, इस मध्य पाषाण काल में आगे मनुष्यों को जब भोजन नहीं मिल पाता था, तो इन लोगों ने पशुपालन काम शुरू कर दिया। पशुपालन का कार्य शुरू किया। पशुपालन का काम हमें कब दिखाई देता है? मध्य पाषाण काल में, अर्थात मेसोलिथिक एज में। ये मेसोलिथिक एज है, यानी कि मध्य पाषाण काल। इसमें पशुपालन का हमारे पास दो जगह से साक्ष्य मिलेगा, मैं आगे पढ़ूंगा। एक बागौर है, राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा है आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर जो पत्थर के औजार बनाए गए हैं, यहाँ पर पत्थर के औजार जो बनाए गए थे बहुत छोटे बनाए गए थे, आधे सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक, अर्थात 1 सेंटीमीटर से भी छोटे पत्थर के औजार बनाए गए। इसीलिए इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पाषाण काल भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक पाषाण काल इसको कहते हैं। दो कारण यहाँ पर दिख रहा है। एक, यहाँ पर पत्थर के औजार बहुत ही सूक्ष्म बन गए हैं, बहुत ही लघु बन गए हैं, यानी कि उनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से भी कम होने लगी है। दूसरा चीज, यहाँ पर पशुपालन का साक्ष्य दिखाई देने लगा। क्योंकि शिकार खोजने में इनको समय लगता था, कभी कभी शिकार नहीं मिल पाता था, इसलिए संभवतः ये लोग पशुपालन का काम शुरू किए, वो भी केवल मांस खाने के लिए, ओनली फॉर मीट। अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या हो, समस्या का समाधान किया जाएगा। दरअसल आगे चलकर जो आदि मानव थे, उन लोगों ने अब धीरे धीरे जब पशुपालन हो गया, उनको कुछ अनाज मिला होगा, कुछ अनाज मिले, उस अनाज को उन लोगों ने खाया होगा, फिर उसका उन लोगों ने उपयोग शुरू कर दिया, धीरे धीरे उगाना शुरू किया होगा। एक चीज ये। और आगे अगर देखेंगे औजार को लेकर, वीपन्स को लेकर, हथियार को लेकर, जो पत्थर के बनाए जाते थे, इन लोगों ने इन पत्थर के औजारों को आगे क्या किया है, बहुत ज्यादा गढ़ते थे। गढ़ने का मतलब नुकीला बनाते थे। जैसे ये नुकीला है, शिकार को मारने पर चुभ जाएगा कोई भी जानवर, और चुभने पर वो मर सकता है, मर जाता था। तो पालिशदार पत्थर के औजार बने थे। पालिशदार मतलब जब गढ़ा जाएगा, नुकीला बनाया जाएगा, तो पालिशदार होगा ही। तो नवपाषाण काल में पत्थर के औजार कैसे बनने लगे? पालिशदार, नुकीले बनने लगे, पालिशदार बनने लगे, चमकीले बनने लगे पत्थर के औजार। आगे इसी युग में आगे चलकर लोगों ने कृषि का कार्य शुरू किया। कृषि के कार्य के साथ साथ पहिए का कार्य, अनेक चीजों का आविष्कार होने लगा। और इसी के उत्तर में आते आते इन लोगों को सबसे पहले तांबा दिखाई देता है। तो तांबे का भी मिश्रण करने लगे पत्थर में, जो इसी का संक्रमण कार्य होता है। अंतिम चरण आता है जिसे हम लोग काल्कोलिथिक के नाम से जानते हैं। काल्कोलिथिक का मतलब होता, काल्कोलिथिक का अर्थ होता है ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति, जिसमें तांबा भी है और पत्थर भी है। तांबा और पत्थर को मिला करके प्रयोग करने लगे। तो ये समझ में आ गया होगा, पाषाण काल को 3 चरणों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल, जिसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बने हैं वो कैसे हैं? पूर्णतः अनगढ़ हैं, बड़े बड़े हैं। और इसमें पत्थर के औजार कैसे हैं? बहुत छोटे हैं। इसीलिए इस मध्यकाल को जो है
माइक्रोलिथिक भी कहते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजार बने हैं। और आगे चलकर इस नवपाषाण काल में मानव ने चमकीला, पॉलिशदार, धारदार, नुकीले हथियार बनाने लगे पत्थर के। तो पत्थरों के औजार के आधार पर सर जॉन लुब्बाक, इनको लॉर्ड एवेबरी के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने 1865 में इसका विभाजन किया। अब यदि ये पूछ लिया जाए नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो सर जॉन लुब्बाक द्वारा। या ये पूछ लिया जाए किसने नाम दिया है, तो इन्होंने दिया है। क्लियर हो गया। अब इसका अगर समय निर्धारण किया जाए तो समय देखते हैं क्या है। इनका मानना है कि जो पूर्व पाषाण काल के मानव हैं, अर्थात पूरा पाषाण काल के मानव हैं, ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का ये समय बताए हैं। पूर्व पाषाण काल का जो समय इन्होंने बताया है, हमारे इतिहासकारों ने बताया है, पूरे विश्व के स्तर पर बताया गया है, ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय, पूरा पाषाण काल पूछा नहीं जाता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इस डेट को बताना भी जरूरी हो गया। मध्य पाषाण काल का जो समय है 10,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 से यदि बात किया जाए, क्या बात है भाई, हाँ, 10,000 से लेकर 4,000 तक, 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल का माना गया। क्लियर। इसके बाद में 4,000 से लेकर लगभग मान के चलिए आगे, जब तक सिंधु सभ्यता आता है, सिंधु सभ्यता के समय तक का इसमें समय का निर्धारण लिया गया है। इसके बाद में ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति आती है और ताम्र पाषाण कालिक के बाद में सिंधु सभ्यता का उद्गम हो जाता है। क्लियर हो रहा है। तो मान के चलिए लगभग 2350, यहाँ पे एक्यूरेट फिक्स नहीं रहेगा, कहीं फिक्स नहीं रहेगा, डेट में कहीं भी फिक्स नहीं रहेगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। मेरे पास केसी श्रीवास्तव की किताब है, मोटी सी किताब है प्राचीन इतिहास का, मैं ज़्यादातर उसी का सहारा लेता हूँ। इसके बाद में रामशरण जी अग्रवाल हैं, थापर जी हैं, तो कई किताबें हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने बेस बनाया अपना केसी श्रीवास्तव का। तो लगभग इतना ईसा पूर्व तक का समय इसमें माना गया। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। मेरे प्रिय भाई एवं बहन जो भी अध्ययन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने के लिए या अदर स्टेट पीसीएस में एसडीएम बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो को थोड़ा स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और एक बार समझ लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। 5 साल तक बिल्कुल कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं पढ़ने की, एक ही बार केवल पढ़ने की आवश्यकता है और 2 ही साल के अंदर में आप डीएम एसडीएम बन सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलकर 1870 में अर्थात 5 वर्ष बाद लारतेत महोदय ने, सर जॉन लारतेत, तो लारतेत के नाम से जाने जाते हैं, लारतेत ने इस पूरा पाषाण काल को, इसको भी 3 चरणों में बांट दिया। 3 चरणों में बांट दिया। किसने बांटा है? लारतेत महोदय ने 1870 में। किसने बांटा? 1870 ईस्वी में सर लारतेत
सर लार्तेत ने 1870 में इसे 3 चरणों में बांट दिया। एक का नाम दिया निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल या निम्न पूर्व पाषाण काल भी कह सकते हैं। दूसरे का नाम दिया मध्य पुरापाषाण काल, पाषाण काल, और तीसरे का नाम दिया उच्च पुरापाषाण काल, पाषाण काल। और इसका समय 5 लाख से लेकर 50,000 BC इन्होंने रखा है। और इसका समय 50,000 BC से लेकर 40,000 BC तक रखा है। और इसका समय 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक रखा है। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्टस, अर्थात ईसा के जन्म के पहले। तो ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय इन्होंने निर्धारित किया उच्च पुरापाषाण काल का। और ये मध्य पुरापाषाण काल का समय जो रखा इन्होंने 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का समय रखा है। ठीक, अब इसको बांटा किस आधार पे इन्होंने, सर लार्तेत महोदय ने 1870 में किस आधार पर बांटा? देखिए, बांटने के पीछे क्या कारण है। निम्न पुरापाषाण काल कहिए या निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल। यहां पर जो पत्थर के औजार इन्हें मिले हैं उत्खनन के दौरान, जहां पे इतिहासकारों को लगा कि यहां पर है प्राचीन सभ्यताएं हमारी हैं, उन सभ्यताओं से संबंधित उस स्थान पर उत्खनन कार्य किया गया। भारत सरकार का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन कराया। तो यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल में जब देखा गया, यहाँ पे पत्थर के औजार जो मिले हैं बहुत बड़े बड़े अनगढ़ पत्थर के औजार मिले गए, अनगढ़ बिना गढ़े हुए। ठीक, इन पत्थर के औजारों में इनका जो नाम दिया गया, जिसमें एक का नाम है पेबुल है, चापर है, चापिंग है, हैंड एक्स है। इसके अलावा क्लीवर भी मिला है, बेधक भी मिला है, बिधनी भी, लेकिन मुख्य रूप से चापर, पेबुल है, चापर है, चापिंग है और हैंड एक्स अर्थात कुल्हाड़ी। हैंड एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर के औजार मिले थे बहुत बड़े बड़े अनगढ़ मिले थे, सपाट मिले हैं। चूंकि नदियों के जलधारा के बहाव के कारण उसमें रगड़ खाते खाते उनके जो कोने ओने भाग हैं, नुकीले भाग थे, वो समाप्त हो चुके थे। चूंकि इनका कार्बन डेटिंग निकाला जाएगा, उसी के आधार पर ये डेट का लगभग पता लगाते हैं वैज्ञानिक लोग। आगे चलकर जो आदि मानव थे, यानी कि जो हमारे सभ्यता के क्रम में, विकास के क्रम में जो मानव आते हैं, उन मानव ने जो पत्थर के औजार बनाने लगे, वो पत्थर के औजार फलक नुमा बनाने लगे। कैसे बनाने लगे? फलक नुमा। तो इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को, मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर के औजार बने थे, पत्थर के औजार जो बने थे वही मिलेंगे। जो मिले पत्थर के औजार, उन औजारों में सबसे ज़्यादा फलक के औजार हैं। कैसे औजार? फलक के। और भी मिले हैं, लेकिन उनमें पत्थर के औजारों में फलक के बने हुए जो औजार हैं, फलक नुमा बने हैं, वो मध्य पाषाण काल में उनका कार्बन डेटिंग से पता लगा
कि ये लगभग इतना के 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक के ये औजार हैं। तो इनको जो है सर लारतेत ने मध्य पूर्व पाषाण काल में रख दिया। फिर आगे चलकर यानी कि विकास के क्रम में आदिमानव ने पत्थर के औजार में कुछ सुधार शुरू किया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। हम लोगों का मानना नहीं, जो बुक लिखे उनका मानना नहीं, इतिहासकारों का, कि विकास के क्रम में आदिमानव ने शुरुआत में बड़े बड़े पत्थर लिए, फिर उसके बाद फलकनुमा बनाने लगे, फिर उसके बाद में उनके पत्थरों में कुछ और सुधार होने लगा। तो आगे चलकर थोड़ा सा पत्थर में और इन लोगों ने सुधार किया। इसका मतलब पत्थर के जो औजार बने, पत्थर के औजार के आधार पर ही पूरा पाषाण काल अर्थात पूर्व पाषाण काल का जो विभाजन 1870 में लारतेत ने किया, उसका केवल एक ही आधार था, पत्थर का औजार। जबकि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विभाजन का आधार पत्थर के औजार के साथ साथ विकास का क्रम में विविधता आना। जैसे यहाँ पर केवल पत्थर का औजार है, केवल शिकारी युग है, जबकि यहाँ पर पत्थर के औजार में भिन्नता है, छोटे पत्थर के औजार, पशुपालन के भी साक्ष्य हैं। आगे चलकर कृषि के आविष्कार और भी चीजें आविष्कार ज्यादा विकसित होने लगा, अस्थायी निवास यहाँ आने लगा। पत्थर के औजारों में धारदार, चमकीले, नुकीले, पालिशदार बनाने लगे। तो कई विकास के क्रम में सर जॉन लुबाग ने विभाजन किया था। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा हमारी बात। अब हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल क्या है। निम्न पुरा पाषाण काल, अब हम सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल पर अध्ययन करेंगे। निम्न पुरा पाषाण काल क्या है और इसमें क्या क्या हो रहा था, कैसा हो रहा था। तो हम अगले पार्ट में इसको हम देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल में भी दो संस्कृतियां दिखाई देंगी। एक का नाम है सोहन घाटी सभ्यता। सोहन घाटी संस्कृति जो पंजाब अर्थात ये पंजाब का जो क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पंजाब के सोहन घाटी नदी घाटी से प्राप्त होती सभ्यता है। और दूसरी हैंड एक्स संस्कृति है जो दक्षिण भारत के मद्रास के समीप श्री पलवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट को सबसे पहले प्राप्त होता है, एक कुल्हाड़ी। तो इसको अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए और जितना बता रहे हैं उसको समझते चलिए, अपने कॉपी में नोट करते रहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को अभी तक जो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक। ओके, तो मैंने बताया पुरा या पूर्व पाषाण काल, पुरा या पूर्व का पाषाण काल, जिसकी संस्कृत का समय लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना गया। इसको लारतेत महोदय ने 1817 में 1870 में विभाजन कर दिया पाषाण उपकरण के आधार पर, जिसे निम्न पूर्व पाषाण काल या निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल तथा उच्च पुरा पाषाण काल के रूप में विभाजन किया। आगे चलकर इस संस्कृत में जो ये संस्कृत है निम्न पुरा पाषाण काल में, यानी कि जो शुरुआत में जब मानव का उद्भव हुआ है, मानव का जब उद्भव शुरुआत में हुआ है, तो उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। उन लोग केवल भोजन के लिए इधर उधर भटकते थे। अर्थात इस समय का जो समय है वो कैसा है, पूर्णता आखेटक है, पूर्णता आखेटक, आखेटक है। पूर्णता आखेटक मतलब शिकारी युग है और ये लोग केवल पत्थर के औजार प्रयोग करते हैं।
तो ये जो पत्थर के औजार हमें अर्थात इतिहासकारों को प्राप्त हुआ है, इसमें दो जगहों से मिलता है। तो एक हमें देखते हैं, अगर बात करेंगे तो भारत की यदि बात किया जाए, भारत की बात किया जाए, ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान है ये, और ये पंजाब है। पंजाब के सोहन, पंजाब में एक सोहन नदी है। ये सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी की महती भूमिका दिखती है। सोहन नदी सिंधु नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है। इस सोहन नदी का अर्थात सोहन नदी घाटी से जो हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसका प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए महती भूमिका दिखाई देती है। सोहन नदी घाटी से हमें कई उपकरण प्राप्त हुए। ये जो उपकरण प्राप्त हुए इतिहासकारों को, इसमें 3 तरीके का उपकरण प्राप्त होता है। एक का नाम है पेबुल, और दूसरे का नाम है चापर, और तीसरे का नाम है चापिंग। बट इससे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले हमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु के, इस समय तमिलनाडु की राजधानी मद्रास है, मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई रख दिया गया है। तो मद्रास के समीप एक स्थान है, क्या नाम है, पलवरम। पलवरम, ये पलवरम कहाँ पर है, मद्रास के पास में है। यहीं से 1863 में 1863 में ईस्वी की बात हो रही है, ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने 1863 में मद्रास के समीप पलवरम, मैपिंग भी बहुत जरूरी है, हिस्ट्री में मैपिंग आता है और इस जियोग्राफी से भी कहीं ना कहीं लिंक कर देता है। प्री की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी ये इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो पलवरम में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को एक क्या प्राप्त हुआ है, एक हैंड एक्स। क्या प्राप्त हुआ है, हैंड एक्स। हैंड एक्स प्राप्त हुआ है। हैंड एक्स मतलब जो है कुल्हाड़ी होता है। हैंड एक्स माने क्या होता है, कुल्हाड़ी, जो किससे निर्मित था, पूर्णतः पत्थर से निर्मित था। तो सबसे पहले प्राप्त होता है। इसी के बाद में 1865 में विभाजन किया गया था सर जॉन लुबाग द्वारा ना भैया, समझ में आ रहा है ना। तो सोहन नदी घाटी एक जो निम्न पुरापाषाण काल से दो हमें संस्कृतियां मिलती हैं। एक सोहन नदी घाटी जो पंजाब वाले क्षेत्र से है, यहाँ से पेबुल प्रकार का औजार मिलता है। क्या मिलता है, औजार, चापर प्रकार का औजार और चापिंग प्रकार का औजार मिलता है। और दूसरा जो मिलता है, सबसे पहले जो मिला था वो मद्रास के समीप में मिला था, ये हैंड एक्स। इसलिए इस निम्न पूर्व पाषाण काल में दो संस्कृतियां जन्म लेती हैं, एक सोहन नदी घाटी की संस्कृति और दूसरा हैंड एक्स की संस्कृति। हैंड एक्स की संस्कृति का संबंध पलवरम मद्रास से है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों से भी कई उपकरण प्राप्त होते हैं। अब सोहन नदी घाटी से जो हमें पत्थर के औजार मिले, जिसे हम लोग पेबुल कहते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर के औजार थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार थे, बड़े बड़े जो पत्थर के औजार हैं यही पेबुल है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर का औजार है ये। इसमें भी कुछ
नुकीला टाइप का रहा होगा, बट नदी की धारा में, नदी का जब बहाव होता है तो उसमें पत्थर के जो टुकड़े थे, जो पत्थर के औजार बनाए गए थे आदि मानव द्वारा, वो बह करके रगड़ घस करके किनारे वाला पार्ट घिस गया, ये सपाट हो गया, गोल मटोल हो गया। यही गोल मटोल जो सपाट वाला भाग है, बड़ा बड़ा भाग है, यही पेबुल है। और पेबुल का संबंध यदि पूछ लिया जाए किससे है, तो सोहन नदी घाटी से है। पेबुल का संबंध किससे है? निम्न पूर्व पाषाण काल से है। पेबुल का संबंध किससे है? निम्न पूरा पाषाण काल भी लिख सकते हैं, या निम्न ये सब न लिखे, पेबुल का संदर्भ सीधे लिख सकता है पूरा पाषाण काल। पेबुल का संबंध किससे है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल के एक शाखा जो सोन घाटी नदी है, संस्कृत है, उससे है। यही जो पेबुल है, इसका एक फलक नुकीला बना दिया गया, धारदार बना दिया गया। एक फलक कैसा है? धारदार है। एक फलक कैसा? धारदार। एक फलक यदि धारदार है, उसी को नाम क्या दिया गया है? चापर। इतिहासकारों को उत्खनन के दौरान इस प्रकार के भी पत्थर मिले, इसी प्रकार के पत्थर मिले, लेकिन एक साइड में धारदार था, उसे चापर नाम दिया गया इतिहासकारों द्वारा। कुछ ऐसे भी मिले हैं एक ही समय के जो पत्थर हैं, ये जो पत्थर मिले हैं एक ही समय के हैं, कार्बन डेटिंग से पता लगता है। इसमें जो है दो तरफ धारदार दिखाई देता है, यानी कि द्विधारी पत्थर के औजार। जो द्विधारी पत्थर के औजार मिले हैं उनको चापिंग कहा गया। ये सब पेबुल ही हैं, पेबुल जो बड़ा बड़ा है, अनगढ़ है, उसका एक साइड एक फलक धारदार है तो चापर हो गया। दोनों साइड में दोनों फलकों की ओर धारदार है, द्विधारी है, तो चापिंग हो गया। यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृत का संबंध किससे है? सोहन नदी घाटी से है। क्योंकि इस प्रकार के जो पत्थर के औजार मिले हैं, ये पंजाब, जो अब पाकिस्तान में क्षेत्र में है, पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र से सोहन नदी के इर्द गिर्द से हमें ये प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको सोहन नदी घाटी की संस्कृत भी कहते हैं। और इसका संबंध निम्न पूर्व पाषाण काल से है, जो लगभग 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के पहले की घटना है। समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, एक जो मैंने बताया दूसरी संस्कृत, मद्रास की संस्कृत, पलवरम की संस्कृत, जो हैंड एक्स की संस्कृत मिलती है। क्योंकि ये हैंड एक्स पलवरम अर्थात मद्रास से प्राप्त हुई है, इसीलिए इस हैंड एक्स संस्कृत को मद्रासीय संस्कृति भी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। दरअसल ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूं, जो किताब में, ऑथेंटिक किताबों में है, जो इतिहासकारों द्वारा बताया गया है, उन्हीं को बता रहा हूं। मैं यूपीएससी एस्पायरेंट रहा हूं, मेंस दिया हूं, इंटरव्यू दिया हूं, बट असफल हूं, लेकिन कोचिंग की दुनिया में हाईलाइट होने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए मैं ऑथेंटिक चीज़ें बताता हूं, वो चीज़ें जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। शुरुआत का ही चरण जिनका बेकार हो गया, समझ नहीं पाए, बाद में समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं इसको विस्तृत रूप से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता कि यूपीएससी ये पूछे आपके रेंज से बाहर हो। यूपीएससी जहाँ से पूछेगी आपके रेंज में ही आ जाएगा। चापर, चापिंग, पेबुल, चापर, चापिंग संस्कृत सोहन नदी घाटी से संबंधित, और सोहन नदी घाटी यहाँ से पूर्णतः आखेटक है। मद्रासी संस्कृत, हैंड एक्स संस्कृत भी कहते हैं। यहाँ से चूंकि रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 में सबसे पहले यहीं से प्राप्त होता है,
इसके अलावा मद्रास में बदमदुरै के अलावा एक स्थान और आपको दिखाई देगा, बदमदुरै के अलावा अतिरपक्कम से भी, अतिरपक्कम यहाँ पर है, अतिरपक्कम और बदमदुरै और अतिरपक्कम से हैंड एक्स के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यदि भारत में बात देखें, निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार मिले हैं, उत्तर प्रदेश में यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सभी लोग जान रहे होंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद, इस समय इसका नाम प्रयागराज है, और अकबर के पहले भी इसका नाम प्रयागराज था। इस जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है, इसी के पास में मिर्जापुर क्षेत्र भी लगता है, मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर एक लोहंदा नाला है, बेलन नदी है। उस बेलन नदी घाटी के लोहंदा नाले से हमें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यूपी, यहाँ पर क्या है, मिर्जापुर क्षेत्र है, मिर्जापुर के क्षेत्र से जो पास में है बेलन नदी घाटी से, यहाँ से भी हमें पूर्व पाषाण काल के संस्कृतियाँ प्राप्त होती हैं, पुरापाषाण काल के संस्कृतियाँ प्राप्त होती हैं। हालांकि ये बात अलग है, ये जो बेलन नदी है, बेलन नदी से निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, तीनों कालों की संस्कृतियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि आगे चलकर उच्च पुरापाषाण काल के समय का ही इसी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र या प्रयागराज क्षेत्र कह सकते हैं, बेलन नदी के पास में लोहंदा नाला भी है, यहीं के पास से बेलन नदी कह सकते हैं या लोहंदा नाला भी कह सकते हैं, अस्त निर्मित अर्थात हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यदि ये पूछ लिया जाए मातृ देवी की प्रतिमा सबसे पहले हमें कब प्राप्त होती है, इसका मतलब पुरापाषाण काल से प्राप्त होती है या पूर्व पाषाण काल से प्राप्त होती है। पूर्व पाषाण काल के किस चरण से प्राप्त होती है, उच्च पुरापाषाण काल, जिसका समय जो है लगभग 40,000 से 50 से 40, और ये 40 से लगभग कितना है, 40 से लगभग 10,000, इतना का समय लगभग है। तो उच्च निम्न पुरापाषाण काल का जो समय है, यहाँ से लोहंदा नाले से मिर्जापुर जो पठारी क्षेत्र है या प्रयागराज कह सकते हैं जो पठारी क्षेत्र है, इसके बेलन नदी घाटी से लोहंदा नाले से जो है प्राप्त होती है। ये बेलन नदी जो है टोंस नदी की सहायक नदी है, नोट करके लिख लीजिएगा, बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है, इसे नोट करके लिखिएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ एक लाइन और। ये सब जो उत्खनन किया गया है, एक लाइन में नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। 1928 में 1928 में DN वाडिया ने 1928 में 1928 में DN वाडिया ने, आगे चलकर 1930 में इनका नाम क्या है, इनका नाम है RU टाड ने, तथा 1935 में डी टेरा, जो डी टेरा है कैम्ब्रिज अभियान दल के साथ आते हैं, जो महत्वपूर्ण अभियान दल इनका रहता है। डी टेरा ने 1935 में 1935 में इस जो सोहन नदी घाटी है, अर्थात निम्न पुरापाषाण काल का जो संबंध है, अर्थात कहिए पेबुल चापर चापिंग का जो संस्कृत का संबंध है, यहाँ से उपकरणों को जो प्राप्त किया है, उन्हीं उपकरणों के आधार पर इन्होंने लिखा ऐसा ऐसा था, और उन्हीं को इतिहासकारों ने आगे बढ़ाया। वही चीज़ आज किताबों में लिखा गया है। तो ये जो सोहन नदी घाटी है,
यहाँ से भी हमें 3 प्रकार की संस्कृतियां मिलती हैं। एक पराक सोहन, पराक सोहन मतलब जो सबसे पहले सोहन का था, जो अल्प विकसित था, निम्न विकसित था, पराक सोहन। फिर उसके बाद में उस सोहन नदी घाटी में जो मानव रहते थे उनकी संस्कृतियों का और विकास हुआ, जिसे मध्य सोहन कहा गया। उसके आगे और भी विकास हुआ, जिसे विकसित सोहन घाटी भी कहा गया। अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किए लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एक बटन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। फिर हम आगे मिलते हैं मध्य पुरापाषाण काल के चैप्टर में। मध्य पुरापाषाण काल के बाद में उच्च पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल 2 मिनट का है, ज़्यादा नहीं।